अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमने चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और इसमें हमने सारे के सारे थ्योरम्स करने, सही है, जो कि हमारे पेपर में लाजमी आते हैं। सही, दो, एक शॉर्ट में आ जाता है एक आधा, और एक लॉन्ग में आ जाता है। सही, तकरीबन हम 10 थ्योरम्स करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। और 10 ही हमारे पास इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, क्योंकि जिसमें से 1 से लेकर 6 तक ये हमारे पास शॉर्ट में आते हैं, फिर 7, 8 और 10 ये हमारे पास लॉन्ग में आ जाते हैं। सही, इन तीनों में से कोई एक लॉन्ग में आता है, और 1 से लेकर 6 तक और या 9वां ये हमारे पास शॉर्ट में आते हैं। सही, तो 10 थ्योरम हम करेंगे, इनको समझेंगे। जब आप ये समझेंगे ना, तो आपको इसको जहन में बिठाने में इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। सही है, इंशाल्लाह। और रट्टा नहीं लगा इसका, क्योंकि रट्टा लगाना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सही, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई थ्योरम को करते किस तरीके से। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एक तो उसकी जनरल स्टेटमेंट होती है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दी हुई होती है। दूसरा, उस जनरल स्टेटमेंट को देखते हुए हम एक डायग्राम बना लेते हैं उसकी। डायग्राम के बाद उस डेटा में देखते हैं कि भाई हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ होता है, कुछ हमें बातें बताई होती है प्रूव करने के लिए, हम टू प्रूव दैट में लिख देते हैं। कुछ अगर हमें लगता है कि भाई इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, यानी डायग्राम में इजाफी कुछ और बनाने की जरूरत है, तो वो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम अपना प्रूफ करते हैं। जो इन सब में जो हमारे पास थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा जो मुश्किल हमें लगता है, वो प्रूफ हमें लगता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। सही, अब हम जरा अपना थ्योरम नंबर 1 को प्रूफ करते हैं। सही, थ्योरम नंबर 1 को कुछ इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि अच्छा भाई, तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। सही, इसमें हमें बातें भी बताई गई होती है, जिसके थ्रू हम डायग्राम बनाएंगे, इसी के थ्रू हम अपना गिवन भी देखेंगे, इसी के थ्रू हम अपना प्रूफ दैट भी देखेंगे। सही है। अच्छा भाई, अमूमन आप देखना कि जब भी आप थ्योरम को प्रूफ करोगे, तो उस थ्योरम की जनरल स्टेटमेंट में 2 बातें दी गई होती है। या तो उसको कॉमे से अलग किया होता है, कॉमे के थ्रू, या तो एक जुमला इफ से शुरू होगा और दूसरा जुमला देन से शुरू होगा। लेकिन इसमें जो दूसरा जुमला वो देन से शुरू नहीं किया है, कॉमा लगा के अलग कर दिया। अमूमन कॉमा लगाया होता है, या तो इफ और देन करके लिख देते हैं। तो जो हमारे पास इफ से शुरू होने वाला जुमला होता है, या फिर कॉमे से पहले वाला होता है, वो कहलाता है हमारे पास हाइपोथेसिस। क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। या फिर और दूसरा जो हमारे पास देन से शुरू होने वाला है, या फिर कॉमे के बाद जो लिखा होता है, वो बात हमारी कहलाती है कंक्लूजन। क्या कहलाती है भाई? कंक्लूजन। हाइपोथेसिस हमारे पास एक बात होती है, एक नजरिया होता है, उसके थ्रू हम बताते हैं कि भाई अगर कोई बात ऐसी है तो उसका नतीजा ऐसा निकलेगा। अगर कोई बात ऐसी है, अगर मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि भाई एक बच्चे ने पढ़ा नहीं है तो वो एग्जाम में फेल होगा। सही है, तो हमने क्या बोला कि भाई पढ़ाई नहीं की, तो वो उसकी हाइपोथेसिस है, वो हमने हाइपोथेसिस की। फिर नतीजा क्या निकलेगा उसका? कि वो फेल हो जाएगा। तो नतीजा हमारे पास कंक्लूजन होगा, और जो हमने बात करते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम अपना गिवन में लिखते हैं, कंक्लूजन को हम अपना टू प्रूव दैट वाली हेडिंग में लिखते हैं। सबसे पहले हम जो करेंगे वो इसकी डायग्राम बनाएंगे। कह रही है कि भाई 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट का मतलब अगर एक ये लाइन है तो दूसरी लाइन इसको ऐसे काटती हुई जाए, तो इसका मतलब होता है ये आपस में इंटरसेक्ट करनी है। तो इस डायग्राम को कुछ अच्छी तरीके से बनाने का तरीका ये है कि भाई मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, तो ये इससे थोड़ी बेहतर दिख रही है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। लाइंस को आपको पता है, हम नाम भी देते हैं। सही है, अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा हो, लेकिन चूंकि पिछला चैप्टर हमारे बुक में नहीं है, वो मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि मैं पुरानी बुक के हिसाब से चल रहा था, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इस चैप्टर के लिए लाजमी है। साथ साथ बताता भी रहूँगा अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, लेकिन अगर आप वो भी देख लें तो आप लोगों को अच्छे से और ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सही। अच्छा भाई, इस लाइन को मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी, इस वाले को सी, इसको डी। सही। अब इन 2 लाइनों को इंटरसेक्ट होने की वजह से हमारे पास कुछ एंगल्स बने। अच्छा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया। एक हमारे पास एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ए ओ डी। एंगल को नाम कुछ इस तरीके से देते हैं कि भाई
ये हमारे पास इस तरीके से बन रहा है ना, तो ये जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है उसको हम बीच में लाते हैं, और इस पॉइंट का हमारे पास हमें पता है नाम O है, और जो बाकी के 2 पॉइंट्स बचते हैं उनको, एक को इस तरफ और दूसरे को इस तरफ लिख देते हैं। सही है, जैसे इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम D है, तो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, और बाकी जो 2 बचते हैं उसको एक को एक तरफ और दूसरे को दूसरे तरफ। सही है, और साइड में हम कुछ इस तरीके का साइन बना देते हैं जो कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही, तो इसका मतलब हमारे पास एक एंगल ये बन गया जिसका नाम है एंगल AOD, एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है एंगल BOD, एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है जिसका नाम पड़ेगा हमारे पास एंगल BOC, एक एंगल हमारे पास ये बनेगा जिसका नाम पड़ जाएगा एंगल AOC। इस एंगल को नाम देने का तरीका भी मैंने पिछले चैप्टर में दिखाया हुआ है। सही है कि किस तरीके से नाम देते हैं, और बीच वाले पॉइंट का नाम है O। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना ये है, ये जो दूसरी बात है कि द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आल्सो फाउंड आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि भाई ये एक जैसे होंगे। भाई ऑपोजिट एंगल कौन से? इसके ऑपोजिट में ये और इस वाले के ऑपोजिट में ये, यानी AOD BOC के जैसा होगा, AOC BOD के जैसा होगा। सही, ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब हमारे पास गिवन दूसरा जो हेडिंग आती है वो हमारे पास गिवन कहलाती है कि भाई गिवन में क्या है। हमें गिवन में क्या चीज है? कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये बताया हुआ है कि भाई 2 लाइन इंटरसेक्ट करें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 लाइंस जिनको हमने नाम दिया हुआ है AB एंड CD, आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, यही बात है, मैंने याद किया। सही, दूसरी हेडिंग जो हमारे पास आती है इसके बाद टू प्रूव दैट वाली हेडिंग आती है। टू प्रूव दैट में हमारे पास क्या प्रूव करना है हमने कि भाई ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल BOC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एंगल AOD के। एक तो ये चीज प्रूव करनी है, दूसरा क्या प्रूव करना है कि भाई एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है कि एक इक्वल डालना है, ऊपर मद डाल देना है, मद अलिफ मद वाला, कुछ इस तरीके से जो होता है। सही है, तो लहराता हुआ एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट आएगा एंगल BOD। सही है, अब आ जाते हैं हम अपने जरा प्रूफ पे कि भाई इसको किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन वाली हेडिंग भी होती है, लेकिन इस थ्योरम में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम उस हेडिंग को इस्तेमाल करने के बजाय उसको छोड़ देंगे और हम आ जाएंगे अपना प्रूफ पे। प्रूफ में अगर आप लोगों ने थ्योरम पे कुछ नजरें घुमाई हो अभी तक, तो आप देखोगे कि भाई प्रूफ में हमारे पास 2 कॉलम्स बनते हैं कुछ इस तरीके से। एक कॉलम होता है हमारे पास स्टेटमेंट का और दूसरा कॉलम होता है हमारे पास रीजन का। और बच्चे इन्हीं 2 कॉलम से घबराते हैं क्योंकि ये कॉलम याद करने वाली चीजें नहीं है, इसमें ये समझने वाली चीजें इसमें। सही है, इसका अगर आप रट्टा लगाने बैठोगे रात को याद होगा, सुबह दोबारा भूल जाओगे। सही, और अगर बहुत याद रखने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें से भूल ही जाओगे। लेकिन जब आप इसको समझ के करोगे ना तो फिर इंशाल्लाह भूलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सही, तो एक आता है हमारे पास स्टेटमेंट, एक आता है हमारे पास रीजन। स्टेटमेंट वो होता है भाई जो हमने बयान दिया है, यहाँ पे जो हम बात लिखेंगे। सही है, और रीजन उस बात की हम यहाँ पे वजह लिखेंगे कि भाई हमने ये बात ऐसे कही है तो इसके पीछे की वजह क्या है। अच्छा भाई, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है ज्योमेट्री के बारे में, और अगर या फिर तुम लोगों ने पिछले चैप्टर की वीडियोस देखी हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बराबर होती है 180 डिग्री की। किसके बराबर होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री का। सही है, ये पूरा जितना ये जो आधा सर्कल है ये 180 डिग्री का। फिर इसको अगर बीच में से इस तरीके से मैं काट दूं तो यहाँ पे 2 एंगल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर हम कहते क्या है कि भाई इन दोनों एंगल को जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हारे पास 180 डिग्री आएगा। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन की है इसकी। सही है, जैसे मान लो ये है A, ये है B, ये है C।
तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि भाई एंगल AOC और इस बीच वाले पॉइंट का नाम O मान लो, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इस वाले एंगल का नाम BOC हो जाएगा और इस वाले एंगल का नाम AOC। इन दोनों को जब हम प्लस कराएंगे वो बन जाएगा किसके 180 डिग्री के। ये तो साफ सी बात नजर आ रही है, सही है। यहाँ पर भी कुछ यही किस्सा हो रहा है हमारे पास कि भाई अगर मैं इस AB वाली लाइन को देखूं तो इस AB वाली लाइन के ऊपर वाले एंगल को देखना, सही है। इस AB के लाइन पे अगर मैं ऊपर के एंगल को देखूं तो मेरे पास दो एंगल बन गए, एक एंगल BOC और एक एंगल AOC। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका नाम है AB। और अभी मैंने बताया स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये देखो ये बिल्कुल हमने वैसा ही बनाया है जैसे वहां पर, ऐसे इसको उठा के हमने वहां पे बना दिया, सही। तो एंगल AOC और एंगल BOC को जब मैं प्लस कराऊंगा तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी और स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है 180 डिग्री का। यही बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई एंगल AOC, अच्छा इसके मेजरमेंट को तो यहाँ पे हम स्मॉल थोड़ा छोटा सा MB लिखते हैं, सही। इनकी मेजरमेंट को जब हम प्लस कराते हैं एंगल AOC की मेजरमेंट को प्लस कराएंगे किससे, एंगल BOC की मेजरमेंट से। जब हम एंगल AOC की मेजरमेंट को प्लस कराएंगे एंगल BOC की मेजरमेंट के साथ तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होने वाला एंगल है वो कितना होगा 180 डिग्री। ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, सही। जब भी किसी दो एंगल को प्लस किया जाए और उसका सम हमारे पास 180 डिग्री आए तो हमारे पास कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और इसी बात को हम कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, सही। सप्लीमेंट पोस्टुलेट, सप्लीमेंट पोस्टुलेट में क्या बात की जाती है कि भाई दो एंगल को जब प्लस कराओ और उसमें से 180 डिग्री का एंगल आ जाए तो ये बात हमारे पास कहलाते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट, सही। तो ये इसका रीजन है, ये जो हमने काम किया इसके पीछे का रीजन सप्लीमेंट पोस्टुलेट। दूसरी बात, AB वाली लाइन को देख लिया, अब CD वाली लाइन देखो। अच्छा AB के ऊपर वाले एंगल देखे थे तो CD के भी ऊपर वाले एंगल देखो, सही है। CD वाली लाइन भी एक 180 डिग्री वाली लाइन है, लेकिन इस पे दो एंगल बन रहे, कौन कौन से, एक एंगल BOC और एक एंगल BOD। और मुझे नजर आ रहा है साफ साफ कि जब मैं इन दोनों को प्लस कराऊंगा तो मेरे पास CD वाली लाइन प्रोड्यूस होगी जिसका मेजरमेंट कितनी है 180 डिग्री, सही। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं मेजर एंगल BOC प्लस मेजर एंगल BOD, जब मैं इन दोनों का सम कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ये जो बात मैंने आपको ऊपर समझाई है वही बात है। और यहाँ पे भी हम इसका रीजन लिख देंगे सप्लीमेंट पोस्टुलेट के थ्रू हम ये बात कर रहे हैं, सही। आज के लेक्चर में हम दो थ्योरम को करेंगे, सही है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता सीखे, फिर इंशाल्लाह अगले वाले में ज्यादा करेंगे, सही। अच्छा भाई तीसरी बात, अगर तुम लोगों को दूसरा चैप्टर याद हो तो उसमें देखा होगा कि भाई जब दो इक्वेशन में से एक साइड की सेम हो तो दूसरी साइड भी हमारे पास सेम होती है। जैसे कि मैं मान लो मैं कह दिया कि भाई x बराबर है 4 के और y बराबर भी वो भी बराबर है 4 के, तो ये दो इक्वेशन है, एक x = 4 एक y = 4। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि भाई x और y आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि दोनों किसके बराबर है 4 के। तो यानी ये देखो जब एक साइड सेम होती है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसी तरीके से इसकी भी ये वाली साइड्स क्या है, सेम है, ये भी 180 ये भी 180, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, मेजर एंगल AOC प्लस मेजर एंगल BOC बराबर आ जाएगा मेजर एंगल BOC प्लस मेजर एंगल BOD। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसकी रीजन के भाई बोथ जो दोनों थे दोनों ही 180 डिग्री के बराबर थे, तभी हमने ये बात मेंशन की है। अच्छा अब चौथी जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी कि भाई मेजर BOC जब यहाँ से वहां जाएगा
तो ये प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे एक प्लस में पहले से ही मौजूद है तो एक प्लस का BOC हो जाएगा और एक माइनस का BOC हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सही है, ये वाला जब वहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक पहले से ही प्लस में मौजूद है तो प्लस और माइनस वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ मेजर एंगल AOC, यहाँ से सिर्फ ये बच जाएगा और यहाँ से ये बच जाएगा, मेजर एंगल BOD। इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी। सही है, तो इसका रीजन हम लिख देंगे कि भाई कैंसिलिंग, हमने क्या किया है, कैंसिल किया है मेजर एंगल BOC ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने एंगल BOC को कैंसिल करवा दिया। अब जरा अगर आप गौर करो तो ये जो चीज हमारे पास आई, क्या ये इसी चीज की तरह है कि नहीं है? हाँ भाई, सिर्फ m का फर्क है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, ये बात ये भी मैं कर रहा हूँ। आप जरा ये देखो कि भाई एंगल AOC एंगल BOD, ये हमें प्रूफ करना था, क्या ये बात आ गई है कि नहीं, कि एंगल AOC बराबर आ गया एंगल BOD के, ये बात आ गई है, तो यानी हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। बस सिर्फ हमने इसमें एक बात और लिखनी है कि भाई जब हम मेजर को हटाते हैं, जब हम m को हटाते हैं तो यहाँ से इक्वल की जगह कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाता है। ये क्यों आता है ये भी अभी बताते हैं। जब मेजरमेंट का साइन हटेगा यानी m हटेगा तो यहाँ इक्वल की जगह कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, कैंगरू नहीं, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। सही। अच्छा भाई, अब इसकी वजह क्या है कि भाई m हटने से कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा, कि इसकी वजह ये है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, अगर मैं एक बात कहूँ कि ये वाली चीज हमने प्रूफ की AOC, ये मान लो अगर 30 डिग्री के बराबर है तो ये भी बराबर है 30 डिग्री का। ये जो 30 डिग्री है ये इसकी मेजरमेंट है, पैमाइश, जिसको हमने m से शो किया था। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई इसकी पैमाइश इक्वल होती है, यानी इसकी मेजरमेंट इक्वल होती है, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं होते आपस में, एंगल एक जैसे होते हैं, क्योंकि इक्वल तब कहेंगे जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ये देखो, ये इस तरफ है, दूसरा उस तरफ है। सही। तो अगर हम मेजरमेंट से हट के बात करेंगे तो उसके उस सूरत में ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन एक जैसे हैं। किस चीज में एक जैसे हैं, सिर्फ मेजरमेंट में एक जैसे। सही। तो जब मेजरमेंट में एक जैसे होते हैं, मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये एंगल एक जैसे हैं, ये एंगल एक जैसे हैं। सही है। जब मेजरमेंट में सेम हो तो हम कहते हैं कि भाई ये एंगल क्या है, अब एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई इफ an angle equal in measure, if two angles are equal in measure, अगर दो एंगल्स हमारे पास मेजरमेंट में बराबर है तो उसको हम कहते हैं कि भाई आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। सही है। अच्छा, ये चीज तो प्रूफ हो गई, ये चीज आ गई, हमने ये भी तो चीज प्रूफ करनी थी। सही है। तो इसके लिए हम करते हैं कि भाई जिस तरीके से ये प्रूफ किया है उस तरीके से ये भी प्रूफ हो सकता है। तो हम दोबारा से पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करते, बस डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई एंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है, एंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल AOD के, और इसकी रीजन में हम लिख देंगे कि भाई बाय अबव प्रोसेस, ऊपर वाले प्रोसेस को देखते हुए ये भी प्रूफ किया जा सकता है। यहाँ पे ऊपर लिख दो छोटा सा, सिमिलरली we can prove that, इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BOC बराबर कॉन्ग्रुएंट है एंगल AOD के। और ये किस तरीके से प्रूव हो सकता है, अबव प्रोसेस, यानी ऊपर जो हमने प्रोसेस किया है। और इस थ्योरम के आखिर में हम छोटा सा लगा देते हैं QED। सही है। इस QED की फुल फॉर्म होती है क्वाड
एराट डिमोन्स्ट्रेंडम, डिमोन्स्ट्रेडम सही। इसका मतलब होता है, पता नहीं किस जुबान का किस जुबान में लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है टू बी प्रूव्ड, कि भाई हमारे पास प्रूफ हो चुका है। सही है, तो आखिर में हम लिखते हैं QED। सही है, ये हमारे पास था थ्योरम नंबर 1। इसको कॉपी कर लीजिए, यकीनन समझ आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम अपना करते हैं थ्योरम नंबर 2, और लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा उससे पहले ट्रायंगल को, ट्रायंगल की टाइप्स को। तो पहले उसको करते हैं, फिर थ्योरम नंबर 2 पे जाते हैं। सही है, ऐसा करते हैं। इस आज के लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। सही है, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना अगला थ्योरम डिस्कस करेंगे। हो सकता है 2-3 एक साथ ही डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी इस एक की प्रैक्टिस करो। जब आप तुम इस एक की प्रैक्टिस करोगे तो जब ये तुम्हारा अच्छे से समझ आ जाएगा तो तुम्हें आगे वाले थ्योरम को करने में आसानी होगी। सही, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।